नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 30 जून की आधी रात से लागू होगा जीएसटी। कारोबारियों को पहले 2 महीने तक रिटर्न दाखिल करने के नियमों में मिलेगी ढील। शुरुआती दिक्कतों से निपटने में मदद देना मकसद। एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज। मुंबई में बैंक अधिकारियों की अहम बैठक आज। 6 बड़े डिफॉल्टरों पर होगी दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई। दार्जिलिंग में बंद का 7वां दिन। स्थिति अब भी तनावपूर्ण। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने बेदांग में पुलिस वाहन को किया आग के हवाले। गृह मंत्री ने की शांति की अपील। पुर्तगाल के प्रेडोगाओ इलाके के जंगल में भीषण आग से 62 लोगों की मौत। आंधी तूफान ने आग भड़कने की आशंका। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। और वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा तो चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का कब्जा। किदाम्बी श्रीकांत ने जीता इंडोनेशिया सुपर सीरीज खिताब। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु और सेवा कर लागू होने में किसी देरी से साफ इनकार किया है। कल जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि कई कंपनियों और उद्योग संगठनों ने तैयारी में कमी का मुद्दा उठाया है। सरकार के पास इसे टालने का समय नहीं है। उन्होंने बताया कि जीएसटी को 30 जून की मध्य रात्रि से ही लागू कर दिया जाएगा। कारोबारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने के लिए 2 महीने की राहत दी है। सितंबर से कारोबारियों को हर महीने समय पर रिटर्न फाइल करना होगा। जीएसटी काउंसिल में मुनाफाखोरी रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को भी मंजूरी दी गई है। कई सेवाओं के टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। परिषद ने लॉटरी सिस्टम पर भी टैक्स दरों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। हालांकि ई वे बिल पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में रविवार को जीएसटी काउंसिल की 17वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुनाफाखोरों को रोकने पर चर्चा हुई। इसके बाद एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने ई वे बिल पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक ई वे बिल पर अभी तैयारियां पूरी नहीं है। There will be further deliberations which will continue on the e-way bills rules, and after consultations, once consensus is reached and we formulate one opinion, we'll frame the rule. Till then, an alternate rule will operate. काउंसिल की इस बैठक में 5 प्रमुख नियमों को मंजूरी दी गई। इसमें एडवांस रूलिंग, अपील और रिवीजन, असेसमेंट, एंटी प्रॉफिटियरिंग और फंड सेटलमेंट प्रमुख हैं। इसके अलावा 7,500 रुपए से ज्यादा किराया लेने वाले होटलों में 28% टैक्स लगाने पर फैसला हुआ। काउंसिल ने सरकारी लॉटरी पर 18% और सरकार की तरफ से अधिकृत प्राइवेट लॉटरी पर 28% टैक्स दर तय की। इसके अलावा तय हुआ कि अब सितंबर से हर महीने रिटर्न दाखिल कराना अनिवार्य होगा। हमने जो आज सहूलियत दी है कि अगस्त वाली के लिए आपके पास 2.5 महीने हैं, सितंबर वाली के लिए और 15 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये इसीलिए दिया है कि लोगों का पहले 2 महीने में अभ्यास बन जाए और सिस्टम के ऊपर भी एकाएक ओवरलोडिंग ना हो। काउंसिल ने टैक्स के 4 स्लैब तय किए हैं। हालांकि लग्जरी और डीमेरिट वाले सामानों पर 28% टैक्स के अलावा सेस भी लगाया गया है। काउंसिल की अगली बैठक 30 जून को होगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने का ऐलान कर चुकी है। इसी के साथ ही जीएसटी लागू होने के पहले बाजार में तरह तरह के छूट वाले ऑफर आ रहे हैं। कंपनियां अपना पुराना स्टॉक जून के अंत तक बेचने की कोशिश में हैं, जिससे ग्राहकों को भी फायदा मिल रहा है। लेकिन बाजार में जीएसटी के बारे में अभी भी भ्रम की स्थिति देखने को मिल रही है। प्री जीएसटी सेल, छूट, ग्राहकों का फायदा, इन जैसे कई ऑफर इन दिनों अखबारों से लेकर शोरूम में देखे जा सकते हैं। ये छूट खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपैरल्स पर मिल रही है। आरएसटीवी ने दिल्ली के करोल बाग में इन स्कीमों का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें ग्राहकों का क्या फायदा है। सर, कस्टमर को जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अप टू 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं,
और रीज़न इसका ये है कि जीएसटी सेल है। मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक्स है जो कि मे बी मुझे जुलाई मंथ्स में इसका जो टैक्स है वो रिबेट ना मिले और मेरे पास ओवर स्टॉकिंग है, तो उसे मैं यहाँ से मतलब कस्टमर को बेनिफिट मिले। मैं इसलिए आया हूँ जीएसटी की वजह से, मतलब इस टाइम डिस्काउंट भी मिल रहा है 52+10% मिल रहा है, तो जीएसटी में महंगा हो जाएगा जीएसटी के बाद, तो इसलिए हमें अब फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए मैं भी एसी लेने के लिए आया हूँ। दरअसल देश में एक समान कर व्यवस्था वाले जीएसटी के लागू होने से पहले कंपनियां अपना पुराना स्टॉक बेचना चाहती हैं। खासतौर से ऑटो सेक्टर, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ उत्पादों के लिए ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट भी काफी डिस्काउंट देने की बात कह रही हैं। कि बाइक और कार शोरूम के डीलर अभी भी जीएसटी के प्रावधानों के बारे में कठिनाई की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि 20 जून के बाद ही बड़ी सेल या किसी डिस्काउंट पर फैसला होगा। 50% जो ऑफ चल रहा है सबके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बेटर चीज़ें हैं, मिक्सर वगैरह ये सब चीज़ों पे ऑफर आया है, एलईडी पर भी है, तो काफ़ी यहाँ पर सेल हो रहा है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर एक्साइज और वैट लगाकर अभी कुल 23% तक टैक्स है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इन सामानों पर 28% टैक्स लगेगा। ऐसे में दुकानदार पुराना स्टॉक जल्द से जल्द निकाल लेना चाहते हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। फंसे कर्ज की परेशानी को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज से अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस दौरान बड़े डिफॉल्टरों पर कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आरबीआई 12 ऐसे बड़े खातों की पहचान कर चुका है जिसमें कुल एनपीए की 25% रकम फंसी हुई है। बैंकों के डूबे कर्ज की समस्या से निपटने के लिए आरबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। दिवालिया कार्रवाई के लिए रिजर्व बैंक ने जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों की पहचान की है, उनमें से 6 को राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण को सौंपे जाने की कार्यवाही के लिए आज से बैंक अधिकारियों की मुंबई में अहम बैठक होनी है। रिजर्व बैंक ने बड़े डिफॉल्टरों के नाम का खुलासा करते हुए इन पर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की बात कही थी। जिन 6 बड़े कर्जदारों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, उनमें भूषण स्टील, एसआर स्टील, भूषण पावर एंड स्टील, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो और मोनेट इस्पात शामिल है। इन कंपनियों पर सार्वजनिक बैंकों का कुल 1,67,274 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसके अलावा जिन बाकी कंपनियों की पहचान की गई है, उनमें लैंको इंफ्रा, इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड और ज्योति स्ट्रक्चर्स शामिल है। आरबीआई के मुताबिक इन 12 बड़े डिफॉल्टरों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ये कुल एनपीए का करीब 1/4 है। आरबीआई के मुताबिक इन 12 बड़े डिफॉल्टरों पर 2.5 लाख करोड़ रुपए बकाया है। ये कुल एनपीए का करीब 1/4 है। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक की आंतरिक सलाहकार समिति ने बड़े कर्जदारों के खिलाफ दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी। इन 12 खातों में 6 स्टेट बैंक के और बाकी पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के हैं। अब इन बैंक खातों को इसी महीने के आखिर तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश किया जाएगा। भारत में बैंकों की एनपीए की रकम 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 6 लाख करोड़ रुपए राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। धारा 144 और इंटरनेट को बंद किए जाने के बाद भी रविवार को बंद का असर देखने को मिला। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पेदांग में पुलिस वाहन को आग लगा दी। कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार के साथ बातचीत से साफ इनकार किया है। हालांकि उसने केंद्र सरकार से बातचीत की इच्छा जताई है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दार्जिलिंग के लोगों से शांति की अपील करते हुए उनसे हिंसा नहीं करने की बात कही। राजनाथ सिंह ने सभी पार्टियों और लोगों से मसले के शांति समाधान निकालने की अपील की। शनिवार को एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी, जबकि 36 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए थे। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बंद का असर सबसे ज्यादा पर्यटकों पर पड़ा है। देशी और विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। दुकानें और होटल बंद होने से पर्यटकों को खाने पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सरकारी स्कूल में बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब आंदोलन अलग गोरखालैंड की पुरानी मांग पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में कल दोपहर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। औंधी थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए।
खबर के मुताबिक पेंदोरी गांव के जंगलों में गोलीबारी दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच शुरू हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। मरने वालों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इनमें एक पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि राजनांद गांव के औंधी इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है। सूचना पर पुलिस बल उनकी खोज में रवाना हुआ। इस दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर भारी गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई के बाद कई नक्सली मौके से फरार हो गए। 3 यूनिफॉर्म डेड बॉडीज टोटल रिकवर हुई हैं। उसके अलावा 3 अच्छे हथियार रिकवर हुए हैं, एक SLR और एक इंसास और एक 303 वेपन रिकवर हुआ है। उसके अतिरिक्त कुछ और एमुनिशन और पिट्ठू डेली कैंप आइटम्स वगैरह रिकवर हुए हैं। और 2 और नक्सलियों को गोली लगने की बात पुलिस पार्टी के द्वारा बताई गई है, जो कि वहाँ से निकलने में जो कि बाद में भाग गए। केरल के कोच्चि में आज से मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। इससे यात्रियों को खासी सहूलियत मिलेगी। कोच्चि मेट्रो के पहले चरण की लंबाई 13 किलोमीटर है। यह शहर के अलावा अल्वा और पलारीवट्टम के बीच चलेगी। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। इसका काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। यात्रियों के लिए इसे 19 जून को खोला जाएगा। कोच्चि मेट्रो की खास बात यह है कि इसमें 23 ट्रांसजेंडर भी कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने शहरों में परिवहन के आधुनिक साधनों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। इस मेट्रो में केंद्र और राज्य की आधी हिस्सेदारी है। कोच्चि मेट्रो की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्र ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। मिजोरम में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। त्रासदी में 877 इमारतें भी तबाह हुई हैं। यह हालात राज्य में 9 जून से लगातार हो रही तेज बारिश से बने हैं। एक आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लोगों की मौत दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिले में हुई। आइजोल में एक व्यक्ति की जान गई, जबकि एक दूसरे जिले में भी एक शख्स के मारे जाने की खबर है। ये मौतें पिछले 9 दिनों में हुई हैं। पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। बाढ़ के चलते मिजोरम के 137 हेक्टेयर में फैले खेत तबाह हो गए, जबकि 62 मछली तालाबों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। आदिवासी आबादी,
आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर रे बसा बसीन पड़ावा तो एक बाहर जाए क्या कमाई। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रिक्स के तमाम प्रतिनिधि आज चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने रविवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राजधानी बीजिंग में हुई इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारवोव और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री मैती माशबेन भी मौजूद थे। इस दौरान आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को शामिल होना था, लेकिन बीमारी के कारण वो इसमें नहीं जा पाई। पूर्वी अफगानिस्तान के गर्देश शहर का पुलिस मुख्यालय रविवार को आतंकियों के निशाने पर रहा। यहां पे हुए आत्मघाती हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। एक हमलावर ने पुलिस मुख्यालय के सामने अपना वाहन उड़ा लिया। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आत्मघाती हमलावर को मार गिराया। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने अप्रैल से आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके बाद आतंकियों ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने रविवार को सीरिया पर मिसाइल से कई हमले किए। ये हमला ईरान पर हुए IS आतंकी हमले के जवाब में किए गए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इसकी पुष्टि की है। पश्चिमी ईरान की सीमा से ये मिसाइलें उत्तरी सीरिया के डेर जोर प्रांत पर दागी गई। इनका निशाना इस इलाके में स्थित आतंकी ठिकाने थे। मध्यम रेंज की मिसाइलों को करमनशाह और कुर्दिस्तान से दागा गया। इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं और बड़े पैमाने पर को नष्ट करने का दावा किया गया है। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने बयान में कहा कि मिसाइल हमला IS की ओर से तेहरान में किए गए हमले का जवाब है। 7 जून को एक बंदूकधारी और आत्मघाती हमलावरों ने ईरान के संसद परिसर और अयातुल्लाह खुमैनी की मज़ार पर हमला किया था। हमले में 17 लोग मारे गए थे। IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। 1980-88 के ईरान इराक युद्ध के बाद 30 सालों में अपने इलाके के बाहर ईरान की ओर से किया गया ये पहला मिसाइल हमला है। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में मैक्रों की पार्टी को 355 से 425 सीटों पर जीत पक्की की है। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए यह आंकड़ा काफ़ी है। रुझानों में मैक्रों की पार्टी को 60% से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। पूर्व बैंकर मध्यम मार्गीय इमैनुएल मैक्रों इसी साल देश के पहले युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनावों में 39 साल के मैक्रों को 66.06% वोट मिले। मैक्रों की पार्टी साल भर पहले ही वजूद में आई। ऐतिहासिक बदलाव के लिए फ्रांस के लोग कमर कस चुके हैं और इस जीत के साथ ही मैक्रों अब सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। पुर्तगाल के प्रेडोगाओ इलाके के एक जंगल में भीषण आग लगने से 65 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में एक बच्चा और 4 दमकल कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार देर रात लगी इस आग पर तमाम मशक्कतों के बाद काबू नहीं पाया जा सका। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के मुताबिक ये हाल के वर्षों में जंगल में आग की सबसे बड़ी त्रासदी है। कोस्टा ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है। करीब 1700 दमकल कर्मियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। स्पेन ने आग पर काबू पाने में मदद करने के लिए 2 वाटर बॉम्बिंग विमान भेजे हैं। प्रधानमंत्री कोस्टा ने कहा कि आग लगने का एक कारण आंधी तूफान भी हो सकता है। पुर्तगाल के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। Uma só morte em tais circunstâncias é sempre uma tragédia. Tantas dezenas de mortes
representam uma tragédia quase sem precedente na história do Portugal democrático. भारत ने विश्व हॉकी लीग के पूल मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह, तलविंदर सिंह और आकाशदीप सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि एक गोल प्रदीप मोर ने किया। टूर्नामेंट में भारत की ये लगातार तीसरी जीत है, जबकि पाकिस्तान की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार हुई। अब भारत का सामना 20 जून को नीदरलैंड से होगा। Alim Bilal was there though and just deflects it outside of the circle and away from danger, and Ali Shan just wants to keep possession. It's a big victory for India. और वहीं भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जापान के काजुमासा सकाई को 21-11, 21-19 से हराकर इंडोनेशियाई ओपन सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया। श्रीकांत ने फाइनल मैच जीतने में सिर्फ 37 मिनट का वक्त लिया। श्रीकांत और काजुमासा सकाई के बीच ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। 22वीं वर्ल्ड रैंकिंग वाले श्रीकांत शुरू से ही हावी रहे और सकाई के खिलाफ पहले गेम में 13-8 और फिर 19-9 की बढ़त कायम की। इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में श्रीकांत ने दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड नंबर 1 सोन वैन को शिकस्त देकर सबको चौंका दिया था। और इधर पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 180 रन से मात दी। पाकिस्तान के 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया की पारी 30.3 ओवर में 158 रन बनाकर सिमट गई। टूर्नामेंट में 338 रन बनाने वाले शिखर धवन को गोल्डन बैट मिला, जबकि सबसे अधिक 13 विकेट लेने वाले पाक गेंदबाज हसन अली को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। हसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। फख्र जमा को मैन ऑफ द मैच खिताब मिला। और उत्तर प्रदेश के 2 छात्रों ने एक अनोखी पाइप ज्वाइनिंग मशीन तैयार की है। इसके जरिए कम लागत में पाइप जोड़े जा सकते हैं और इस मशीन को दोनों छात्रों ने महज 15 दिन में तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक अनोखी पाइप ज्वाइनिंग मशीन इजाद की है। इसके जरिए फटे और लीक पाइप की मरम्मत करना बेहद आसान हो गया है। इस बेहद सस्ती तकनीक के जरिए आम लोगों को पानी की सप्लाई बंद होने के झंझट से निजात मिलेगा, तो किसान भी अपना नुकसान कम कर पाने में कामयाब होंगे। हमारे यहाँ एसटीपी का पानी इसी पाइप से चारों साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या एग्रीकल्चर में पाइप का उपयोग किया जाता है। तो पाइप लीकेज हो जाता था जगह जगह से, तो उसको लीकेज को सही करने के लिए रबड़ या प्लास्टिक किसी चीज़ से हम लीकेज को रोकते थे, तो वाटर वेस्ट जाता था, रुकता नहीं था पूरा। तो उस लीकेज को रोकने के लिए, इससे कि हमारा वाटर वेस्ट ना जाए, तो उसके लिए हमने एक सोच के एक मशीन बनाया जिससे कि हम इस पाइप का लीकेज रोक लें और ज्वाइंट अच्छे से कर लें। तो इस तरह से इस मशीन को बना करके ज्वाइंट का लीकेज रोकने हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इस मशीन में 2 क्लैंप लगाए गए हैं। इनमें फटी पाइप को अलग अलग कर फिट किया जाता है। इसके बाद इंसुलेटेड हीटर की मदद से दोनों पाइपों के सिरों को 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक जैक की मदद से इन पाइपों को जोड़ दिया जाता है। पाइपों के जुड़ने पर इनके सिरे पर एक रिंग बन जाती है। ऐसी ही एक रिंग पाइप के अंदर वाले सिरे पर भी बनती है। इसके बाद पाइप के उसी जगह से फिर से फटने का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसमें हमने 2 क्लैंप लगाए हैं, एक फिक्स क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। जहाँ से हमें पाइप ज्वाइंट करनी होती है वहाँ पे हम दोनों क्लैंप में पाइप को होल्ड कर देते हैं, और बीच में एक इंसुलेटेड हीटर होता है जो कि पाइप के दोनों एंड्स को हीट करता है। वो समथिंग 180 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब देते हैं तो वो पाइप मेल्ट होना स्टार्ट होता है। मेल्ट होने से पहले हम हीटर को बाहर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर जैक होता है, वहाँ से हम पाइप पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पाइप ज्वाइंट हो जाता है। इस मशीन को महज 25,000 की लागत में तैयार किया गया है। ये 80 से 200 मिलीमीटर वाली पाइपों को 20 से 25 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। साथ ही इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जबकि पूरी दुनिया पानी को बचाने की जुगत में लगी है, ऐसे में ये तकनीक इस काम में मददगार साबित हो सकती है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 30 जून की आधी रात से लागू होगा जीएसटी। कारोबारियों को पहले 2 महीने तक रिटर्न दाखिल करने के नियमों में मिलेगी ढील। शुरुआती दिक्कतों से निपटने में मदद देना मकसद।
एनपीए की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज। मुंबई में बैंक अधिकारियों की अहम बैठक आज। 6 बड़े डिफॉल्टरों पर होगी दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई। दार्जिलिंग में बंद का 7वां दिन, स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने पेदांग में पुलिस वाहन को किया आग के हवाले। गृह मंत्री ने की शांति की अपील। पुर्तगाल के प्रोडोगाओ इलाके के जंगल में भीषण आग से 62 लोगों की मौत। आंधी तूफान से आग भड़कने की आशंका। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। और वर्ल्ड हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा। तो चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का कब्जा। किदांबी श्रीकांत ने जीता इंडोनेशिया सुपर सीरीज खिताब। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत।